जय हिंद प्यारे साथियों। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को एमए तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका पेपर जनवरी में होगा, लेकिन अचानक से मुझे यह पता चला कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही आपका पेपर होने वाला है एमए तृतीय सेमेस्टर का। तो ऐसे में रणनीति वगैरह बनाने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप परीक्षा के आधे एक घंटे पहले भी इस चर्चा को देख लेते हो तो पक्का आपका सारा का सारा सही होने वाला है, क्योंकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको पहले से ही पता है कि जो यहाँ पढ़ाया जाता है, जो रणनीति बताई जाती है, जस का तस पेपर में छप के चला आता है। मैंने पूरा एकदम आपको क्लियर बता रखा है। एग्जामिनर कोई भी हो, कैसा भी पेपर बनाए, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आता, ये आपको भी पता है और मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे तो पता ही होगा। तो आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी एक लेक्चर से आपका पूरा का पूरा कल्याण हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो आइए भैया आगे बढ़ते हैं, समय बेहद कम है और मैं बिल्कुल तीव्रता के साथ आगे बढ़ता चलूंगा, क्योंकि आप सभी ने बहुत सारी बातों को पढ़ा होगा। यहां मैं थोड़ी बातों को पढ़ूंगा, थोड़ी बातों को समझाऊंगा, थोड़ी रणनीतियों को बताऊंगा और इसी के रास्ते आप इस लेक्चर को 2 3 4 बार सुन लेना। आसानी से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार भैया फिर से सुन लीजिए, एमए हिस्ट्री तृतीय सेमेस्टर, इसमें हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग जो है 1526 से लेकर 1658 एडी तक का संपूर्ण इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे और उसके बाद जहांगीर और शाहजहां को पढ़ने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हुई? और एक बात मेरी नोट कर लेना बहुत ही ध्यान से, इसी के रास्ते, इसी पहले लेक्चर के रास्ते आपके दूसरे पेपर का 50 से 70% हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, इसी पहले पेपर के साथ आपके दूसरे पेपर की लगभग 50 से 70% बातें कंप्लीट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और मैं यहां बीच बीच में हर जगह रिपीट करता चलूंगा कि भाई कौन सा पहले पेपर के लिए है और कौन सा भाग दूसरे पेपर के लिए है। सारी बातें क्लियर करता चलूंगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना? आगे बढ़ा जाए। और देखो भैया, संपूर्ण पेपर खल्लास एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा खल्लास करने का प्रयास करेंगे और इसी में मैं बहुत सारी रणनीतियों को भी बताऊंगा और वो रणनीतियां आपके लिए हमेशा 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 रामबाण का काम करती आई हैं। और इतनी गहराई से मैं चीजों को हल करता हूं, इतनी गहराई से मैं रिसर्च करता हूं कि भैया कोई भी एग्जामिनर हो, किसी भी प्रकार का एग्जामिनर हो, वो कहीं से भी कुछ भी सोच रहा हो, उसके दायरे को कभी भी तोड़ नहीं पाता। समझ में आ रही है बातें? मेरे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है और रट लेना भैया, यही की यही सारी बातें आपकी परीक्षा में आएंगी, है ना? और थोड़ा हम तेज चलने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। ये वही बातें फिर से आ गई है। यहां हमें सिलेबस के बारे में जान लेना है और इसी सिलेबस के रास्ते में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कौन सा बिंदु आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और आप सभी रुके रहना, भागना मत, शुरू से अंत तक देखना। मैंने जो है कम से कम 10 12 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और खासकर आपकी परीक्षा में उसमें से कई सारे क्वेश्चन पेपर 1 और 2 के अंतर्गत आ सकते हैं। अब वो वाली पीपीटी कहां पर लगी है मुझे भी इतना पता नहीं है, पता नहीं बीच में लगी है, किसके बाद लगी है, कहां लगी है, मुझे भी नहीं पता है। तो आप सभी शुरू से अंत तक बने रहना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा भैया कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं और उसके पहले ही आप जो है उसको रट्टा मार जाओ, उसको तैयार कर लो। और यकीन मानना, जैसे कहा ना कि पहले और दूसरे पेपर को दोनों को ध्यान में रख के वो क्वेश्चन निकाले गए हैं, 10 12 क्वेश्चन बनाए गए हैं और उन 10 12 को तैयार कर लेते हो तो जो भी
आपके आते हैं उनको आराम से कर ले जाओगे। देखो भैया, बाबर के आगमन के समय भारत की दशा, है ना, इसी बिंदु को उठा के आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बना देगा और आप कहोगे भैया कहाँ से पूछ रहा है, तो भैया वो आपके सिलेबस से ही पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बाबर का मूल्यांकन कीजिए। क्या कीजिए भैया? बाबर का मूल्यांकन। बाबर का मूल्यांकन कीजिए। ये काकल लिख दिया का भैया? बाबर लिखना है, बाबर। पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा, बाबर का मूल्यांकन कीजिए। बाबर का मूल्यांकन कीजिए। ये हमें भैया किस पे लगाना है बुंदी? ना पे लगाना है, मूल्यांकन। बाबर का मूल्यांकन कीजिए, समझ जाइएगा। एक क्वेश्चन इधर से बनेगा, और बाबर के आगमन के समय भारत की कैसी स्थिति थी, ये सारा कुछ भी इसके युद्धों के साथ जोड़कर पूछ सकता है। और जब मूल्यांकन की बात आए तो आप जो भी याद करके गए हो, जितना पढ़ के गए हो, सारा का सारा लिख के चले आना, क्योंकि आप एमए का पेपर दे रहे हो, ना कि यूपीएससी का। क्लियर हो रही है इतनी बातें? और आप सभी बना चुना के जैसे भी मन हो एकदम बाकायदा लिखना, क्योंकि इस समय सारी बातें तो आपको याद आएंगी नहीं, और एग्जामिनर भी ऐसा कहता है, ऐसा मानता है कि सारी बातें याद नहीं होंगी, तो कुछ चीजें अपनी तरफ से भी लिखना पड़ता है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, एमए में पहुंच गए हैं, और इनके विचार भी मायने रखते हैं। बच्चों के विचार भी मायने रखते हैं, तो बच्चे अपने विचारों में भी चीजों को लिख सकते हैं। तो बना चुना के लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बाबर का मूल्यांकन, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। और उसके बाद ये स्थिति कैसी थी, आगे देखो। इसकी जो है सैनिक उपलब्धियां क्या थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना का महत्व क्या है, तो ये सारी बातें जो है इसके मूल्यांकन में आप लिख सकते हो, है ना। जब इसका मूल्यांकन करना तो सारी बातें आप लिख देना। और अक्सर देखा गया है मूल्यांकन वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बना लो। उसके बाद हुमायूं। हुमायूं बेचारा जब से आता है लड़खड़ाता ही रहता है, कभी इधर भगाया जा रहा है, कभी उधर भगाया जा रहा है, कभी बीमार हो रहा है, तो कभी इसका अब्बू जो है बाबर ये कहेगा कि भैया हमार प्राण ले लो, लेकिन हमरे बचवा का जो है जीवन दान दे दो। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही बोला वैसे जो है 2-4-6 दिन बाद बाबर मर गया, और बाबर की उम्र जो है इसे लग गई। तो इतिहासकार है, कहानी वगैरह गढ़ते रहते हैं, आगे मैं कहानी अभी इसे और डीप में सुनाऊंगा। तो एक क्वेश्चन यहां से बना दिया जाता है, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी। ये क्वेश्चन अभी जो है मैंने बना बनाया आपको कहीं रखा हुआ है, मैं अभी आगे दिखाऊंगा। तो अभी इस पर हम क्या करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि हुमायूं की जो प्रारंभिक कठिनाइयां हैं वो क्या थी। आगे देखो, दूसरे यूनिट में हमें शेर शाह के बारे में पढ़ना है, और शेर शाह का मूल्यांकन जो है आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? शेर शाह का मूल्यांकन। ठीक है, शेर शाह का क्या पूछा जाता है? मूल्यांकन पूछा जाता है। और शेर शाह ने जो है कई सारे सुधारात्मक कार्य किए थे, और इसी के सुधारात्मक कार्यों को अकबर ने जस का तस जो है अपना लिया, और अकबर महान बन गया। ये भी जो है विचारधारा आती जाती रहती है। क्या आती है? ये भी विचारधारा आती जाती रहती है, आगे विस्तार से पढ़ोगे। तो इसके मूल्यांकन से और सुधारात्मक कार्यों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मूल्यांकन से और सुधार कार्यों से, सुधार कार्य, इससे एक क्वेश्चन क्या होगा भैया, पूछा जाएगा। आगे देखो, अकबर। अकबर की जो ये धार्मिक नीति है, ये इसमें दिया नहीं गया है। अकबर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके धार्मिक नीति से पूछा जाएगा। धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, इसकी राजपूत नीति कैसी थी। और कभी कभी जो है दीन इलाही से जो है क्वेश्चन लपेट देता है, वैसे यहां जो है गुंजाइश उसकी नहीं है। और कभी कभी कह देता है अकबर जो है एक महान शासक था। अकबर एक, ये क्या लिख रहा है बाबू, अकबर एक महान शासक था। महान शासक था, स्पष्ट कीजिए
क्या करोगे, स्पष्ट करोगे। देखो लिखने में थोड़ा शब्द अस्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं जो है बोलते जा रहा हूं, है ना। तो बोलने वाले पे गौर करिएगा, अगर लिखावट ना समझ में आए तो। ये 2-3 क्वेश्चन हो गए, आगे जो भी और क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगा होगा मैं बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा चांस जो है इस पर रहता है कि इसकी धार्मिक और राजपूत नीति कैसी थी, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की, यही 2 क्वेश्चन बनने की गुंजाइश रहती है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं बताते चल रहा हूं, ये आपको पक्का याद करके जाना है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो, इतना हमें अकबर के बारे में पढ़ना है। ये मैं सिलेबस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए भैया कौन से क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन वहां नहीं पूछे जाते हैं। अब देखो, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार, भारत राजपूत नीति, ये मैंने बताया ना, ये वाला पूछा जाएगा। आगे देखो, दक्षिण नीति, राणा प्रताप, अकबर का शासन प्रबंधन, राजत्व का सिद्धांत। अब देखो, जो ये हुमायूं है, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिका, है ना, हमेशा भगाया जा रहा था। बाबर जो है ये भी हमेशा भगाया जा रहा था, मतलब ज्यादा टाइम तक यहाँ भारत में टिक नहीं पाया था। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनेंगे, अकबर से बनेंगे, शाहजहां से बनेंगे। और शाहजहां जहांगीर का चित्रकला से जोड़ के पूछेगा, और जो ये अपना शाहजहां है ये इसका स्थापत्य कला से जोड़ के पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन शेरशाह सूरी से भी क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है, मैंने बता दिया कैसे बनेंगे। तो राजपूत नीति से क्वेश्चन बनेगा, राजत्व के सिद्धांत से जो है क्वेश्चन बनेगा, और कभी कभी जो है अकबर का मूल्यांकन भी जो है पूछ लिया जाता है। और कभी कभी जो है मैंने पीछे बता दिया, यहां भी लिख लो, इसकी धार्मिक नीतियों के बारे में पूछा जाता है। धार्मिक नीतियां, ये मैं पीछे भी बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर दिया। तो ये 2-4 क्वेश्चन जो है अकबर से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको लघु एंड दीर्घ उत्तरीय के लिए बता रहा हूं। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, है ना, कहीं से भी बन जाएंगे। और मेरी बात एक और नोट करना, बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप अगर सही कर देते हो तो एग्जामिनर का माइंड सेट जो है अलग हो जाता है, उसको लगने लगता है कि विद्यार्थी ने आगे शानदार किया होगा, जबरदस्त किया होगा। तो अगर आपके 10 के 10 सही हो जाते हैं बहुविकल्पीय, तो आप दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो, शानदार लिखो, बकवास लिखो, फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर का माइंड सेट जो है पहले से ही तैयार हो गया कि जब ये 10 क्वेश्चन इसने सही कर दिए तो आगे तो इसने तबाही मचा दिया होगा। तो ये भी बात मेरी ध्यान रखना, 10 क्वेश्चन जो छोटू छोटू से आते हैं, बहुविकल्पी आते हैं, उनको सही करने का प्रयास हमेशा निरंतर सतत करते रहना है। क्लियर हो गई बातें। हाँ, आगे देखो, ये तीसरी यूनिट हो गई। और चौथे यूनिट में हमें पढ़ना है जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर वाले में हमें इसके टाइम पर जो नूरजहां होती हैं, नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव इसके टाइम पर, यह पूछा जा सकता है आपसे। और आपका ये राजपूत नीति पूछा जा सकता है। और इसके टाइम पर क्या है, चित्रकला, है ना, चित्रकला। तो चित्रकला से जोड़कर जो है इसके टाइम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये मैं दीर्घ वाला बता रहा हूं, लघु वाला बता रहा हूं, बहुविकल्पी कहीं से बनेगा, ध्यान रखे रहना। तो यहां से ये 2-3 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाएंगे। फिर शाहजहां वाले में इसकी भी जो राजपूत नीति है ये भी पूछी जा सकती है। और आपसे एक क्वेश्चन जो है पूरे मुगल काल को जोड़कर पूछा जाएगा कि मुगलों की राजपूत नीति कैसी थी, मुगल टाइम पे राजत्व का सिद्धांत कैसा था, मुगलों की स्थापत्य कला के बारे में बताइए, भारतीय समाज पर मुगलों का योगदान बताइए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर इतनी बात। आगे देखो, इसमें आप और आगे बढ़ो। आगे कहां गया, स्वर्ण युग की दृष्टि से समीक्षा, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जो शाहजहां था उसका काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, स्पष्ट कीजिए, बताइए, प्रकाश डालिए। तो आपको प्रकाश डालना पड़ेगा कि इसने जो है बहुत सारे स्थापत्य के काम करवाए, है ना। आप सभी लिख देना, जब ताजमहल वाला बात आएगा तो लिख देना कि शाहजहां जो है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, ऐसा कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि शाहजहां ने हथवा कटवा दिया था ताकि दूसर का ताजमहल कौनो आदमी ना बना पावे। और ये भी बताना कि ताजमहल जो है गरीबों के मोहब्बत की
मजाक बनाई गई है ना। लोग उदाहरण देते हैं ताजमहल प्यार की निशानी है। अरे बाबू, गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहाँ से गरीब लोग ताजमहल तो बनवा ही नहीं पाएंगे, तो उनका तो मजाक उड़ रहा है ना। यो तो देखो बाबू। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे क्या होंगे भैया, पूछे जा सकते हैं। आगे कुछ बचा है? आइए अब जो है मुगल काल से अपनी चर्चा को विधिवत तरीके से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब देखो, मुगल राजवंश तथा उसके शासन का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आप देखोगे मुगलों ने बहुत कुछ बनवाया है और सरकार ने उस पर जो है अब कब्जा कर लिया है ना। मुगलों ने बहुत सारा पैसा जो है खर्च करके यहाँ की भारत संपदा को जो है यही पर लगाए, ये अच्छा काम किया है ना। बहुत सारे लुटेरे आए, लूट कर लेकर चले गए, लेकिन इन लोगों ने एक अच्छा काम ये कर दिया कि यहाँ के पैसे को यहीं पर लगाया और बाद में वो हमारे काम आ गई। सरकारें अब जो है उसे अपने कब्जे में लेकर वहां से जो है टिकट वगैरह के माध्यम से क्या करती हैं, पैसे कलेक्ट करती हैं। तो ये एक अच्छा काम हुआ। ये क्या हुआ, एक अच्छा काम हुआ। यहाँ के पैसे को उन्होंने यहीं पर लगाया और आज हमारे काम आ रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये सारी बातें जो है उदाहरण के रूप में आप जो है लपेटते जाना, फेंकते जाना। क्लियर? इस वंश ने भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। हाँ भैया, काफी टाइम तक इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को रखे रहा, यानी कि स्थापित किए रहा। बहुत सारे साम्राज्य है, बहुत सारे राज्य है, उखाड़ के फेंक दिए गए, है ना। छोटे छोटे राज्य उभरे, बड़े हो ही नहीं पाए। लेकिन इसने जो है किस प्रकार से कब्जा किया, आगे आप देखोगे, है ना। बाबर जो है मारा मारा फिर रहा था, इधर उधर भटक रहा था, और उसी भटकन भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसा भी माना जाता है कि एक दादी अम्मा ने इसे कहानी सुनाया बाबर को कि बाबर, तुम्हारे पूर्वजों ने भारत पर आक्रमण किया और वहां बहुत सारी धन संपदा है, तुम भी जाओ लूटो। तो उस दादी अम्मा की कहानी को सुनकर ऐसा कहा जाता है कि बाबर यहाँ आया, है ना। तो बहुत सारी कहानियां हैं, आगे मैं सुनाता रहूंगा। देश के अधिकांश भूभाग को राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित किया, है ना। यहाँ जो है जो अकबर वाली नीति है उनका भी जो है यहाँ बखान किया जा रहा है, तथा संस्कृति के विविध पक्षों जैसे साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने जो है काम किया, कला के क्षेत्र में भी काम किया, है ना। ताजमहल उसी का उदाहरण है, लाल किला उसी का उदाहरण है। शिल्प के क्षेत्र में देखोगे, उद्योग वगैरह के क्षेत्र में देखोगे, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में देखोगे, है ना, जैसे मुद्रा, रुपया और भी तमाम चीजें, तो सारी चीजें देखोगे। आदि का पूर्ण एवं सम्यक विकास इस वंश के शासकों के संरक्षण में हुआ। यानी कि सीधा सीधा यहाँ यही कहने का प्रयास किया जा रहा है कि इन शासकों ने कई सारी चीजों को संरक्षण दिया। क्लियर? आगे देखो, मुगल वस्तुतः तुर्की नस्ल की चगताई वंश से संबंधित थे, है ना। बाबर कैसा था, तो तुर्क था, और तुर्क में कौन सा था, तो चगताई तुर्क था। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, और मैं बहुत ही तेज स्पीड से बताता समझाता चलूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और लगभग 1 घंटे के अंदर ये सारी चर्चा हमें निपटाना है, क्योंकि अभी बहुत सारे पेज हैं और आगे के पेज जो है बहुत बड़े बड़े हैं। आगे देखो, बाबर का शासन काल कब से कब तक रहता है। ये जो बाबर है, बाबर का शासन काल जो है कब से कब तक रहता है, तो इसका शासन काल रहता है 1526 से 1530 तक। यानी कि ज्यादा टाइम तक ये टिक नहीं पाया, तो ये काफी चीजों में बहुत कम ही योगदान देगा, लेकिन साहित्य वगैरह के क्षेत्र में इसने काफी योगदान दिया। और भारत में ऐसा कहा जाता है कि तोपों, आग वाले गोलों का प्रयोग सबसे पहले इसी ने किया। हालांकि ये फैक्ट जो है कई बार विवादों में भी रहता है, तो विवादों में आपको नहीं उलझना है, जैसे मैं बता दूंगा वही आपको करके चले आना है। देखो, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ मैं कितना ही बताऊं, है ना। आगे देखो, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करने वाला ईश्वरीय पुत्र ऐसा माना जाता है, ऐसा इसे लोग कहते थे कि ये ईश्वर का पुत्र है और यहाँ लोगों को जो है अच्छा बनाने आया है। और भी तमाम चीजें, इतिहासकार है, कुछ भी कहानी वगैरह गढ़ते रहते हैं, तो उनकी बात छोड़ दो। तो इसने जो है, अरे भाई देखो, जब किसी के हाथ में सत्ता आ जाती है, किसी के भी हाथ में पावर आ जाती है, तो वो अपने आप को
ईश्वर समझने लगता है ना। उसमें एक ठो फिल्म है कौनो, उसमें एक डायलॉग है, कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। तो उसी तरह से जब शक्ति उक्ति आती है ना, पावर और पौआ हुआ आ जाता है ना, तो लगता है आई एम गॉड, आई एम भगवान, सारी शक्ति तो हम ही में है। तो होता जाता रहता है भैया। 1526 में आपको सबको पता है, पानीपत के मैदान में ये इब्राहिम लोदी को मार पीट के हराता है, भगाता है, उसके बाद अपनी सत्ता को स्थापित करता है। लेकिन आगे के जो युद्ध होंगे, जैसे चंदेरी हो गया, घाघरा हो गया, खानवा हो गया, इस रास्ते मुगल साम्राज्य स्थापित एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा। जब इसने पानीपत को जीता, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ था। यहां चाहते अगर लोग तो ये टिक ना पाता। लेकिन जब अगला युद्ध हुआ तो उसके रास्ते इसकी नींव जो है मजबूत हो गई। यहां नींव तो पड़ गई, लेकिन आगे चलकर नींव क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। और जब आप एमए वगैरह में पहुंच जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे ऐसी ही बातों की उम्मीद करता है, आपसे तरह तरह के खुरापात करवाना चाहता है कि आपके उत्तर में ये सब झलकना चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, एमए ही है। युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये सारी बातें मैं कहानी के माध्यम से सुना चुका। आगे देखो, हालांकि इस नींव को मजबूती खानवा एवं घाघरा के युद्ध में ही मिल सकी। ये सारी बातें मैंने बता दिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी। अरे भैया, यहाँ तो बड़ा अच्छा नीमन बात दिख रहा है। देखो तो 14 फरवरी को कार आता है, कार आता है, जल्दी जल्दी से बताओ 14 फरवरी को का होता है। अब देखो, वही दिन ही पैदा हो गया। वाह भाई, किस्मत वाला है। 1483 को फरगना राज्य में हुआ। तो जन्म ओनम से हो सकता है बहुविकल्पी में लपेट दे, लेकिन उतना मुझे नहीं लग रहा है कि पूछेगा, है ना। मुझे नहीं लग रहा है पूछ सकता है। ये फरगना राज्य में कहा क्या हुआ भैया, पैदा हुआ। उसके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और जैसा कि मैंने कहा भैया, मैं बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तीव्र गति से पढ़ाता हुआ चलूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारा आपको पढ़ना है। बाबर पिता की ओर से तैमूर वंशज, जबकि माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। ये बातें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, और इसे जो है आप क्या करोगे बाबू, नोट कर लोगे। क्या करोगे, नोट कर लोगे। और ये हो सकता है बहुविकल्पी में आपसे पूछ ले कि भैया मम्मी की तरफ से बाबर क्या था और पापा की तरफ से बाबर क्या था। तो बाबर पिता की ओर से क्या था भैया, तैमूरी था। और उसके बाद माता की ओर से क्या था, चंगेजी था। इतनी बात क्लियर हुई। वह चगताई तुर्क था, ये बात हम पहले भी जान चुके हैं, परंतु उसका वंश मुगल वंश भी कहा जाता है। हाँ कहा जाता है भैया, हो हमको पता है। इसीलिए इसके वंश को भारतीय इतिहास में मुगलिया वंश या तैमूरी वंश भी कहा जाता है। तैमूरी वंश ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये चंगेज खान था, इसका संबंध जो है खून खराबे से था। इसका संबंध खून खराबे से था। तो इसीलिए जो मुगल लोग हैं, जो मुगल बादशाह हैं, वो अपने आप को चंगेज खान का वंशज बताना गर्व की बात नहीं समझते थे। लेकिन जब वो अपने आप को तैमूरी वंशज मानते थे तो उनको गर्व होता था, उनको खुशी होता था कि ये अच्छा आदमी है, ये चोट्टा है, खून खराबा करता है। तो ये भी एक कहानी जो है आपके इतिहास में दिखती है। हालांकि समय होता तो मैं बहुत सारी किस्से कहानियां सुनाता, बहुत सारी चीजों को और ज्यादा बताता, तो भाई मुझे समय नहीं मिला है। मैं किस्से कहानी को कभी किसी और दिन सुनाऊंगा, है ना। कहीं आप मुझसे ऑफलाइन वगैरह पढ़ो या कभी मेरे और दूसरे क्लासों में आओ तो वहां मैं अच्छे से सुनाऊंगा। यहाँ समय नहीं है भैया। अब देखो, बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के छोटे राज्य पर शासन करता था। हाँ भैया, करने दो, कोनो दिक्कत ना है, करो। किंतु उसकी मृत्यु 1494 में हो गई। बाबर फरगना रियासत का मालिक बन बैठा। चलो अच्छी बात है। इस समय इसकी उम्र मात्र 11 वर्ष की थी। बाबर जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति केवल फरगना से ही संतुष्ट नहीं रहा सकता था, इसलिए उसने समरकंद पर हमला किया और अस्थायी रूप से यहाँ बाबर 3 महीने तक अपने सत्ता को जमाए रहा। लेकिन इसके बाद, है ना, फरगना में विद्रोह हो गया और इसलिए
बाबर समरकंद छोड़कर फरगना बचाने चला। आगे जो है जो भी बचा खुचा रहेगा ये भी छीन लिया जाएगा। इसे केवल आपको पढ़ना है और मैं जितना भी बताऊंगा लगभग उसमें से आपको कुछ ही फैक्ट, कुछ ही डाटा जो है, जैसे मैं तारीख वगैरह बताऊंगा, डेट वगैरह बताऊंगा, तो कुछ ही डेट को याद रखना, बाकी सबको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसमें जो है ये बाबर का प्रारंभिक जीवन है और इससे लगभग आपकी परीक्षा में इसका कोई भी मतलब नहीं है, लगभग इसका कोई भी मतलब नहीं है। इस पूरे के पूरे खंड को आप इस तरह से लिखना कि बाबर का जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ही कष्टों से भरा हुआ है। लगभग बाबर जो है मारा मारा फिर रहा था और धीरे धीरे जो है उसने अपने आप को समर्थ बनाया और धीरे धीरे कर कर उसने जो है छोटे छोटे प्रांतों को अपने कब्जे में लिया। और उसके बाद 1526 के लड़ाई के पहले उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन वो सारे के सारे आक्रमण असफल रहे और 1526 में जाकर एक आक्रमण सफल हुआ और उसके बाद उसकी सत्ता जम गई। तो ये सारी कहानी जो मैं बताया अभी आगे लिखा होगा। हालांकि ये कहानी मैं और भी अच्छे से बताता और भी डीप में बताता, लेकिन समय कम है। आगे देखो, उधर फरगना में विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया। फलता बाबर का राजनीतिक निर्वासन प्रारंभ हो गया। बाबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा। ये सारी बातें अभी मैंने पीछे बताया ना, है ना। बाबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा, लेकिन बाबर ने इस परिस्थिति से जूझते हुए 1498 में पुनः फरगना पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन पुनः 1500 ईस्वी में फरगना भी खो दिया। यानी कि खो रहा है, पा रहा है, खो रहा है, पा रहा है। और मैंने जो 2-3 लाइन बोल के पीछे बताई थी वही बातें आपको याद रखना है और जो इंपॉर्टेंट होता है मैं बताते चल रहा हूं। ये हो गया। आगे देखो, उज्बेक नेता सैवानी खां को पराजित कर समरकंद पर कब्जा कर लिया। साथ ही अपनी चचेरी बहन आयशा से विवाह भी किया। दुर्भाग्यवश यह दोनों ही शादी और समरकंद विजय स्थायी न रहा। पुनः बाबर दुर्भाग्यशाली साबित हुआ। अंततः बाबर ने काबुल की तरफ ध्यान दिया और उसने 1504 में काबुल को जीत लिया, जो अस्थायी साबित हुआ। उसने तैमूरी परंपरा के अनुसार पहली बार मिर्जा की जगह बादशाह की उपाधि लिया। तो ये जो है किस परंपरा के अनुसार ये उपाधि ले रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिर्जा की जगह क्या कह रहा है, अनुसार पहली बार मिर्जा की जगह बादशाह की उपाधि। इसके पापा को देखोगे कौन सा मिर्जा है ना। तो मिर्जा परंपरा में ये लोग जी रहे हैं। अब ये मिर्जा परंपरा को तोड़ के कौन सा उपाधि लेगा, बादशाह की उपाधि लेगा। इसके बाद तो ये दो बातें आपको यहाँ नोट रखनी है। इसके बाद बाबर ने कांधार और समरकंद को जीता पर स्थायी न रहा। वह काबुल का ही शासक बना रहा। बाबर को उजबेगों से तुगलुमा प्रणाली, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी तथा मंगोलों व अफगानों से व्यूह रचना सीखी। ये बातें आपके लिए एकदम 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये इतनी लाइन जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जितने को मैं कोष्टक में बंद कर रहा हूं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाबर को उजबेगों से तुगलुमा प्रणाली, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी तथा मंगोलों व अफगानों से व्यूह रचना सीखी। बाबर को उस्ताद अली और मुस्तफा नामक तोपचियों का सहयोग मिला और इन्हीं के दम पर इसने जो है कब्जा जमा लिया। क्या किया, कब्जा जमा लिया। तो ये किनसे क्या क्या सीख रहा है और इसके यहाँ कौन कौन से तोपची थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके बहुविकल्पी में। और आप इन 3 लाइन को लेकर आधे 1 पेज 2 पेज का मटेरियल तैयार कर सकते हो, है ना। इन 2-3 लाइन को लो, अपने आप से मटेरियल तैयार कर लो। और इसी तरह से जो जो महत्वपूर्ण होगा केवल मैं उन्हीं को हाईलाइट करता चलूंगा, उन्हीं पर जो है अपनी कलम चलाऊंगा। ये बात भी ध्यान रखे रहना। आगे देखो, बाबर ने अपनी इस असफलता के कारण ही भारत की ओर ध्यान दिया। उसको भारत की राजनीतिक स्थिति से प्रेरणा मिली। अब देखो, बाबर जो है जगह जगह पर क्या फिर रहा है, मारा मारा फिर रहा है ना। एक गाना चला है, फिरूं मैं मारा मारा, मैंने क्या गुनाह किया, ऐसे कुछ करके है। तो देखो,
अब इन्हीं सब के कारण ये क्या करेगा, भारत की ओर ध्यान देगा और भारत की राजनीतिक स्थिति से इसको प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा कैसे मिलेगी भाई, भारत में जो राजा वगैरह है उन पे आपस में बनती ही नहीं थी, आपस में लड़ जाते थे, एकता थी ही नहीं लगभग लगभग। कोई राजपूत है, अगर दूसरा राजपूत ललकार दिया तो तलवार उठा लिए उसके घर में घुस गए, भाई हम भी राजपूत हैं, मोच जो है अपनी ऐंठ के पहुंच गए, भाई हमको ललकार रहे हो, आपसे में लड़ जाते थे। और भारत में आप देखोगे वर्तमान स्थिति भी आप देखोगे, जैसे मान लीजिए दो लोगों का जगह जमीन है, दोनों भाई हैं आपस आपस में, तो आपस में अगर इनको दोनों को लड़ना हुआ तो ये लड़ जाएंगे, लेकिन अगर कहो वही लड़ाई गैरों से करे तो ना भैया ना, ये लोग नहीं करेंगे। तो ये स्थिति पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आपस में लड़ना हुआ मुड़ी फोड़ लेंगे, लेकिन अगर कहो दूसरों से लड़ने को अपनों के लिए तो मर जाएंगे, मौत हो जाएगी, नहीं लड़ेंगे। तो ये स्थिति जो है पहले थी अब भी है। 16वीं सदी में भारत छोटे छोटे राज्यों का एक संघ था, और यहाँ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो बाबर का मूल्यांकन से पहले जो पहली यूनिट दी गई है उसमें बताया गया है भारत की स्थिति, है ना, बाबर के आगमन के समय भारत की स्थिति। तो ये देखो वही बताया जा रहा है, 16वीं सदी में भारत छोटे छोटे राज्यों का एक संघ था। इतना आपको 3 लाइन का कंटेंट मिला, इसी को जो है आधे एक पेज बना डालो, बना बना के लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। ये अगर आप अवध विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं तो आपको बराबर बढ़िया बाकायदा नंबर मिलेगा। और भी जो क्षेत्रीय है ना, जैसे इलाहाबाद वगैरह मिल जाता है तो यहाँ नंबरवा काट लेते हैं, यहाँ आपको अच्छे से लिखना पड़ता है। लेकिन कई सारे जो ये अवध वाला है और भी कई सारे हैं, इस समय नाम याद नहीं आ रहा है, ये लोग नंबरवा दे देते हैं, ये लोग नंबरवा काटने का प्रयास नहीं करते, है ना। ये सोचते हैं बच्चों का हित हो, बच्चों का भविष्य बना रहे। आगे देखो भैया, बाबर ने अपने बाबरनामा में 5 मुसलमानों और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया। ये भी बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। हिंदू राज्यों का वर्णन किया। बाबर ने प्राकृतिक स्थिति का भी वर्णन किया, ये बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बाबर को धन की लालसा भी थी, जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को प्रेरित किया। और दादी अम्मा की एक कहानी होती है कि ऐसा एक दादी अम्मा होती हैं और बाबर को कहानी सुनाती हैं, बाबर बेटवा तो आ दादा जो रहे हैं, तो आ पुरखा जो रहे हैं, वे भारत पे आक्रमण कर रहे हैं और वहां ढेर धन लाए रहे हैं, और तोरे दादी को दे रहे हैं, तोरे और जो ना उनका दे रहे हैं, तू जा बेटवा जा लड़ाई करा, धन लूट के लावा। लेकिन बाबर आए या मोहित हो गए, भाई उनका प्रकृति दिखा, बाबर लिखे अपने बाबरनामा में, अपने तुझी के बाबरी में, कहें कि दुनिया में अगर स्वर्ग कतो है तो ऊ है भारत में। बाबर लिखते हैं भैया तुझू के बाबरी में, दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो है भारत में। तो भारत का गुणगान जो है हमेशा से लोग करते आए हैं, इसीलिए भारत महान नहीं है, ऐसे ही महान नहीं है। भारत सोने की चिड़िया सच में थी, और उस चिड़िया को जो है लूटा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, बर्बाद किया गया, ध्वस्त किया गया। इसी समय भारत से बाबर को आक्रमण के लिए निमंत्रण मिला, है ना। बाबर कुछ लोग जो है न्योता देने लगे कि हे बाबर भैया चला उतया, है ना। अब जो न्योता देते हैं, जो लोग इसे निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, वो गद्दी के लिए कर रहे हैं कि ये आएगा, लोगों को मारेगा, पीटेगा, धमकाएगा, डराएगा, धन वन लूटेगा और चला जाएगा। तो ऐसा सोच के काफी लोग जो है इसे इनवाइट कर रहे हैं, बाबू आ जाओ, बर्थडे पड़ा है लड़कों के, आवा थोड़ा सा पार्टी उर्टी कर लेवा जाए। तो पार्टी किस लिए हो रही है, गद्दी के लिए हो रही है ना। आज भी देखो गद्दी के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है ना। हालांकि मैं राजनीति पर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन समय आएगा तो जरूर बोलूंगा। से आक्रमण करने के लिए प्रेरणा मिली कि बाबू बाबर कहाँ हो, चले आओ,
तुम्हारा स्वागत है। और देखो कभी कभी जो है फैक्ट उठता है कि राणा सांगा ने भी इसको निमंत्रण दिया, हालांकि ये बातें जो है, इस बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं उलझना है। इन सब बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं उलझना है, ऐसी बातों में लोग आपको उलझाएंगे। और जब आप उलझ जाते हो तो अपने मार्ग से भटक जाते हो, तो आपको मार्ग से भटकना नहीं है, आपको अपने मार्ग पर चलते रहना है। लोगों का क्या है, फालतू के लोग जो है फालतू की बकवास करेंगे, फालतू की बात बताएंगे, तो इन फालतू लोगों से भी आपको बचना है। ये बर्बाद कर देंगे फालतू के लोग, फालतू की सवाल पूछ पूछ के। तो ये वाली जो पीपीटी है भैया, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बता रही है कि बाबर के आगमन के समय, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, बाबर के आगमन के समय, बाबर के आगमन के समय के समय भारत की स्थिति, किस समय भारत, बाबर के आगमन के समय भारत की स्थिति, भारत की स्थिति कैसी थी, प्रकाश डालिए, विवेचना कीजिए। तो आपको ये सारे पॉइंट जो है इतने मिल गए हैं, और कुछ इसी में मसाला मिलाकर आप बढ़िया से अच्छी तरीका से लिख के चले आना। और मैं बार बार बता रहा हूं कि जो आप चीजें यहाँ पढ़ रहे हो वो आपके जस का तस दूसरे पेपर में भी काम आने वाली हैं। इसी के रास्ते कितना 50 से 70% भाग आपका दूसरा पेपर वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? आगे बढ़ो। आगे यहां देखो, बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1519 में किया। उसने उत्तर प्रांत उत्तर पश्चिम सीमांत में निवास करने वाली यूसुफ जाई जाति को परास्त किया तथा भेरा पर अधिकार कर लिया। पर काबुल लौटते ही यहाँ की सत्ता समाप्त हो गई। यानी कि ये कई बार जो है भारत पर 1526 के पहले भी क्या करेगा, आक्रमण करेगा, लेकिन ये आक्रमण क्या हो जाएंगे, उतना अस्थाई नहीं रहेंगे, उतना टिकाऊ नहीं रहेंगे, उतना मजबूत नहीं रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना? इतनी बात समझ में आ गई होगी, उतना स्थायी नहीं रहता है ये सारे आक्रमण। इसी समय उसे आलम खां और दौलत खां लोधी ने निमंत्रित किया कि बाबू बाबर चले आओ और आओ युद्ध उद्ध करो, है ना? बेटो का बर्थडे पर आ है, उत्या घूम जाते हैं तू, उत्या और क्यों लिए अगले किया उत्या। लेकिन ये बेटो का बर्थडे काहे करता है? बेटो का बर्थडे ये हमारा करता है बबरा आए लूटे और चला जाए, लेकिन बबरा आए थे यहाँ टिक जाए, गद्दी जमाए ले, अपने लड़का बच्चा को जो है गद्दी बैठाए कि बाबू देखो गद्दी आ गई, गद्दी इस पे बैठो तुम। तो ये सारी बातें आप पढ़ लेना, ये सारी बातें उतनी जरूरी भी नहीं है। ये बात जो है किसने इसे न्योता दिया, ये बात जरूरी हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जो जो जरूरी होगा उस पे मैं जो है कुछ ना कुछ खुरापात कर दूंगा, यानी कि कुछ ना कुछ लिख पढ़ दूंगा। अब देखो भैया, पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध किनके किनके मध्य हुआ और कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो था भैया आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और एक तरफ था बाबर और दूसर की तरफ था इब्राहिम लोदी, और खूब घमासान युद्ध हुआ, खूब जो है तलवार चली, खूब जो है तोप चली, खूब जो है हाथी चले, खूब जो है तलवार चली, खूब जो है सैनिक मरे। और जब युद्ध की बात आए तो ऐसी बातें जो है खूब भर भर के लिखिए। इस तरफ से बाबर जा रहा था, उस तरफ से लोदियों की सेना आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो घोर घनघोर घटा छा गई हो, और युद्ध में गोले तो जो है बरसने लगी, ऐसी लगी कि काली छटाएं जो है, बादल जो है फट के जो है गिरने वाला है, बिजली जो है कड़कड़ाने लगी, युद्ध घमासान हो गया, है ना? तो आप जो है कविता भी लिख सकते हो। तो ये सारी बातें जो है आपको इसी तरीके से लिख के चले आना है। इससे देखो यहाँ जो है थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण बात की जाएगी कि बाबर के पास जो है थोड़ा सेना कम थी और लोदियों के पास सेना ज्यादा थी, तो इसी के दम पर क्या है, लोदी लोग जो है थोड़ा एटीट्यूड में आ गए होंगे, हमारे पास तो इतनी सेना है, बाबर को मार कर भगा देंगे। लेकिन बबरा जो है का सीखा है, पीछे मैंने बताया भैया, तीरंदाजी सीखा है, तुगलुमा पद्धति को सीखा है,
और उसके पास तोपची भी है, तोपो रखा है और लाएगा पहले युद्ध में, धाए 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 उड़ा देगा। तोपुआ देखते सब भागने लगेंगे, हाय राम ई का आ गया, ये तो आग बरस रहा है। तो बाबर खुरापाती था। और और क्या, देखो इसमें बाबर के पास 12,000 अश्वारोही तथा 700 तोपें थी। इस युद्ध में बाबर ने संभवतः पहली बार तोपों का प्रयोग किया। यहाँ देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तोपों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था, तो आपको कहना है पानीपत के युद्ध में। अब देखो यहाँ लिखा गया है संभवतः, इस फैक्ट में जो है थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा जो है मत भेद है, मत एक नहीं है, इतना अभी समझो, बाकी बाद में कभी मैं बता दूंगा। इसमें बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा प्रणाली का प्रयोग किया, और तुगलुमा प्रणाली जो है कहां से सीख रहा है ये आपको महत्वपूर्ण हो जाएगा, और ये प्रयोग सबसे पहले कहां कर रहा है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो ये सारी बातें मैं इसी तरीके से बताता हुआ चलूंगा। इसमें दिल्ली के 15,000 सैनिक मारे गए, इब्राहिम लोदी भी युद्ध में मारा गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि इब्राहिम लोदी किस युद्ध में मारा गया या किस युद्ध में पराजित हुआ, तो आपको कह देना है पानीपत वाले में। इस युद्ध के एक सप्ताह बाद बाबर ने अपने को भारत का बादशाह घोषित किया। दिल्ली की जामा मस्जिद में उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया कि शहजादे बादशाह बाबर वगैरह 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 108 8 8 109 109 बादशाह गाजी वगैरह वगैरह, है ना। एक जो राजा के आगमन में बोलते हैं, तो खुतबा उतबा पढ़वाया गया। कहाँ पढ़वाया जा रहा है? जामी मस्जिद में पढ़वाया रहा है। अब ये बादशाह बन गया। चलो भैया, बादशाह बन गया, ये बन गया बादशाह। अभी आपको बादशाह बनना है ना। ये तो बादशाह बन गया, अब बारी है आपको, मतलब आपकी, कि आप बादशाह बनो। और आप बादशाह कैसे बनोगे? एमए करोगे। एमए के बाद आप जो है नेट जेआरएफ का पेपर देना, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलने लगेगी, है ना। जेआरएफ के रास्ते आपकी पीएचडी भी आसान हो जाएगी। नेट कर लोगे तो आप बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह बनने के लायक हो जाओगे। तो जल्दी जल्दी से एमए पास करो, साथ साथ जो है नेट जेआरएफ का पेपर भरो, क्लियर करो उसे, जेआरएफ निकालो, पैसा पाओ, स्कॉलरशिप लाओ, पीएचडी कर डालो, अपने नाम के आगे गंभीरता लगा लो। और जहां आप पीएचडी कर लिए, जेआरएफ निकाल लिए, लोग आएंगे आपके पास, घूम घूम के आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे। एक बार जहां आप बताए जेआरएफ निकला है, एक बार जहां आप बताए पीएचडी किया हूं, तुरंत कहेंगे बाबू हमारे यहाँ आओ पढ़ा दो, बाबू आओ हमारे यहाँ पढ़ा दो, रोने गाने लगेंगे। तो इससे जो है योग्यता आती है। हाँ, तो योग्यता आपको क्या करना है? लाना है। तो इसमें ये दो चार बातें जो है कहां कहां गई, इसमें ये दो चार बातें आपको जानना जरूरी था। आगे देखो, अब इस पानीपत के युद्ध का परिणाम क्या हुआ ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भैया यहां भी लिख लो, क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट लिखोगे, है ना। ये भी पीपीटी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के परिणाम बाबर के लिए काफी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक सिद्ध हुए। बाबर की विजय ने लोदी वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। हाँ, लोदी आए रहेगा तो लोदी की सत्ता जो है समाप्त होगी ना, है ना, कि राम बाबू की सत्ता समाप्त होगी, लोदी एक होगी। अब जिससे युद्ध लड़ रहा है उसी की तो सत्ता समाप्त होगी। और इतना साल से दिल्ली सल्तनत की परंपरा चली आ रही थी, उस दिल्ली सल्तनत की परंपरा का क्या होगा? खंडन होगा। वो परंपरा टूटेगी, नई परंपरा आएगी, मुगलिया परंपरा। यही सारी बातें जो मैंने बोल के बता दिया वही लिखी गई हैं। अब एक ऐसे वंश, मुगल वंश का शासन प्रारंभ हुआ जिसने अपना पूर्णतः भारतीयकरण कर लिया। अब देखो ये मुगल लोग जो है अपना भारतीयकरण क्या करेंगे? कर लेंगे। पानीपत के युद्ध का वास्तविक महत्व यह था कि जो परंपरा 1192 में दिल्ली सल्तनत की चली आ रही थी, है ना, वह प्रक्रिया 1526 में समाप्त हो जाएगी। ये बात जो है जन जन को पता होगी। इस युद्ध के बाद बाबर को आर्थिक कठिनाइयों से भी छुटकारा मिला, क्योंकि जो है सत्ता हाथ में आ गई है, पैसा वैसा जो है बाबर वसूल सकेगा।
सैनिक दृष्टिकोण से भी पानीपत के युद्ध के परिणाम महत्वपूर्ण थे। इस युद्ध ने भारतीय सैन्य दुर्बलता को उजागर किया। देखो, सैनिक दृष्टिकोण से भी यह युद्ध क्या रहा, अच्छा रहा, महत्व रहा। किसके लिए? बाबर के लिए। और भारत के लिए ये नकारात्मक था। इसने यह उजागर कर दिया कि भारत के जो सैनिक हैं, दिल्ली सल्तनत के जो सैनिक हैं, वो दुर्बल हैं और उनको आसानी से पराजित किया जा सकता है कम सैनिक के साथ। और इससे मुगलिया लोगों को, मुगल सल्तनत को, बाबर को एक उत्साह मिला, एक जोश मिला कि भैया हम अब आगे भी जीत सकते हैं। जब इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, इतने सालों से आ रही परंपरा को हमने तोड़ दिया, तो आगे हम किसी को भी तोड़ सकते हैं। इसी जोश जुनून उत्साह के साथ ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत सारे जो है इस युद्ध के परिणाम होते हैं और ये सभी बातें यहां से इस पीवीटी को आप इंपॉर्टेंट है ही नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए। जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे वो फॉर्मेट अपना लीजिए। जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे वो अपना लीजिए और जाइए मैदान में। स्वागत है। आगे देखो, आगे पानीपत के बाद खानवा। कहीं कहीं आपको खानुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको खानवा मिलेगा, तो जो भी लिखा हो आप देख लेना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा खानवा का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ। तो एक तरफ जो है बबरा रहेगा और दूसरे तरफ हमारे राणा सांगा जी रहेंगे, है ना। एक तरफ बाबर है, एक तरफ राणा सांगा है। और कब लड़ा गया? तो आप कहना 27 में, 1527 में। तो यहां से ये दो तीन बातें आपसे पूछी जा सकती है, आप नोट किए रहना। बाबर को इसमें भी विजय मिली। इसमें विजय इसलिए मिली, ये जो राणा सांगा जी हैं, ये लगभग लगभग युद्ध जीत रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी आंख में जो है तीर लग गया और सारी सेना बौखला गई, है ना। बाबर जो है युद्ध हार रहा था, राणा सांगा युद्ध जीत रहे थे, लेकिन अचानक से दुर्भाग्यवश, और बाबर का ये सौभाग्य है, सौभाग्यवश बाबर के लिए कह रहा हूं, सौभाग्यवश राणा सांगा की आंखों में एक तीर लग गया और सारी सेना बौखला गई। ऐसे में बाबर का फायदा हो गया। तो यही कहानी जाके चिपका के चले आना अगर पूछा जाएगा तो। वही सारी बातें यहां लिखी गई होंगी। संकटों का सामना करना पड़ा। बाबर के प्रारंभिक आक्रमणों को राजपूतों ने विफल कर दिया था। अब देखो, राजपूत जो है बाबर के लिए क्या थे? खतरा थे। और इसके जो प्रारंभिक जितने भी आक्रमण थे, सबके सबको राजपूतों ने खल्लास कर दिया था, निपटा दिया था। और इसलिए बाबर जो है डरा था, सहमा था, जिसमें बाबर ने सैनिकों में निराशा व्याप्त हो गई। पहले भी जो है इसे हराया गया था, है ना। राजपूतों ने खूब मारा था इसके सेना को, इसको भी मारा था, खूब पटक पटक के मारा था। बाबर जो है हेरे रास्ता नहीं पा रहा था। तो इसकी सैनिक वगैरह सब डरी हुई थी, हाय राम, हम कैसे युद्ध करेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे मारेंगे, कैसे पीटेंगे। सब डरे हुए थे, सब सहमे सहमे से थे। गाना गा रहे थे, सहमा सहमा है मेरा दिल, अब मैं क्या करूं, राजपूत लोग मुझे मारेंगे, मैं क्या करूं। है ना, गाना गा रहे थे, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। तो इन लोगों के, इन सभी के दिलों में डर बैठ गया था। और एक ज्योतिषी ने भी जो है क्या कर दिया था, ज्योतिष बता दिया था कि बबरा जो है हार जाएगा, विजय अत्यंत कठिन है। हारने को नहीं कहा, लेकिन कहा कि भैया बहुत कठिन हो जाएगी इस विजय को प्राप्त करना। और लोग डर गए, हाय राम, अब क्या होगा, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। तो इस तरह से ये लोग जो है, इनका गाना जो है और भी तीव्र गति से गाते चले गए ये लोग, है ना, और भी तीव्र तरीके से गाने लगे। लेकिन बाबर ने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य का परिचय दिया, और धैर्य का परिचय जो भी देता है वो यकीनन सफलता प्राप्त कर लेता है। परिस्थिति कोई भी हो, आप अगर धैर्य धारण किए हैं तो आपकी सफलता को कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। क्लियर हो गई बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। दिया और उसने उसी समय शराब ना पीने की शपथ खाई। ये बात देखो, तथा इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया।
इसने जो है बीच में मोटिवेशन देना चालू कर दिया कि भाइयों एवं उनके बहनों, मैं आज से शराब पीना बंद कर दूंगा और ये जो जंग है ये उन जिहादियों के लिए है ना, जो हमारे धर्म को तबाह करना चाहते हैं, हमारे धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या आप सभी तैयार हो? हाउ द जोश, हाउ द जोश, यू कैन डू इट, है ना। तो मोटिवेशन देने लगा बीच में, कहा हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। और फिर इसकी जो सेना थी एक बार हाउ हाउ द जोश, हाउ द जोश, जोश आ गया और फिर लड़ना शुरू कर देगी। आगे देखो, राजपूतों को मात दे दी, यानी कि उठ खड़े हो गए और ये लोग जो है क्या करेंगे, राजपूतों को हरा देंगे। राणा सांगाजी हार जाएंगे। इसमें राणा संग्राम घायल हो गए, वही मैंने बताया ना कि आंख में तीर लग गई। हालांकि बाबर के विवरण के अनुसार राणा के पास 2 लाख सैनिक थे, जो अतिशयोक्तिपूर्ण है। बाबर ने इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। भैया ढेर सारा इसने जो है खोपड़ा इकट्ठा कर लिया, लोगों का जो है गर्दनवा काट काट के जो है खूब सारा खोपड़ा इकट्ठा कर लिया और उस पे बैठ के जो है कह रहा है आई एम गाजी, मैं गाजी हूं, है ना। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, उपाधि ले रहा है। देखो भैया स्टाइल तो देखो उपाधि लेने का। जैसे कुछ लोग है ना फिल्मों में, ये जो फिल्मियां आती है इसमें देखो खचाक खचाक जो है काट डालते हैं, गर्दनवा काट दिए, हथवा काट दिए, उसके बाद उसके ऊपर जो है बैठ जाते हैं और ऐसे पांव रख के कहते हैं कि जो है मतलब डायलॉग मारते हैं ना कि मैं झुकेगा नहीं। तो इसी तरह से ये कह रहा है मैं गाजी हूं। तो गाजी की उपाधि ये कहां ले रहा है, किस युद्ध के बाद ले रहा है, ये बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। खानवा का युद्ध जो है परिणाम यह रहा कि इससे बाबर का सत्ता फैलाव उत्तर भारत में भी हो गया, यानी कि जैसे जैसे ये जो युद्ध जीतता जाएगा इसके मार्ग का जो बाधा है वो कम होता जाएगा। लेकिन आगे शेरशाह सूरी आएगा और हुमायूं को मार मार के पीट पीट के भगा देगा। हट, तुम ही सत्ता पे बैठना जानते हो, गद्दी पे बैठना जाते हो, हम जानते हैं, हम भी बैठेंगे। अब बाबर को भारत खोने का डर नहीं रहा। इस युद्ध के बाद जो खानवा का युद्ध हुआ, इसके बाद जो ये डर है भारत को खोने का, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। उसकी स्थिति जो है एकदम मजबूत हो गई। क्या हो गई? एकदम मजबूत हो गई। साथ ही राजपूत अफगानों का संयुक्त मोर्चा भी समाप्त हो गया। बाबर के आक्रमण के समय चंदेरी में मेदिनी राय शासन कर रहे थे। मेदिनी राय शासन कर रहे थे। बाबर ने मेदिनी राय के पास एक संधि का प्रस्ताव भेजा कि बाबू संधि का प्रस्ताव तुम स्वीकार कर लो, लेकिन चंदेरी के बदले शमशाबाद ले लो। तो ऐसा जो है प्रपोजल दिया, लेकिन राजपूत राजा मेदिनी राय ने इसको ठुकरा दिया। भाई राजपूत हैं, हम कहाँ झुके हैं? अरे गधा, तुम बाहर से आए हो, भाग यहां से, हट। लेकिन कभी कभी जो है हमें डायरेक्ट जो है दुश्मन को ललकारना नहीं चाहिए, हमें छुपकर भी वार करना चाहिए। अरे भाई, अगला जब तुम्हारे साथ छल कर रहा है और तुम उसके सामने जो है तनिया के खड़े हो गए, हम राजपूत हैं, हम नहीं मां, ये कैसा मजाक है भाई? अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण से कुछ सीखिए। कहो कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, वादी में अगर जरूरत पड़े मार दो उठा के, कहो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन पल पल जीना स्वीकार करो, पल पल जियो, क्षण क्षण जियो। अब सामने से तीर चल रही है और तुम जाके सीना तान के खड़े हो गए, मैं राजपूत हूं। अरे बाबू, वो जो गोली आ रही है, वो जो तीर आ रही है, वो ये नहीं देखे कि तुम राजपूत हो, वो तो आके सीधे घुस जाएगी। तो बुद्धिमानी कहाँ है? जब तीर चल रही हो तो सीना तान के खड़ा नहीं होना चाहिए, ढाल आगे करना चाहिए या वहां से थोड़ा साइड होना चाहिए। तो बहुत सारे कारण थे जो राजपूत राजाओं के पराजय के लिए जिम्मेदार थे। ये हाथी पे बैठ के युद्ध कर रहे हैं। अब भैया कोनो आदमी जो है इसे हाथी बैठा है, बड़ा के दिख रहा है, तीर मारने में आसानी हुई, मारो धां से गिर गया। हाथी को मार दो, हाथी गिरेगा तो उसके साथ जो बैठा है लेके गिरेगा, अपने आप मर जाएगा। हाथी जहां गिरी 4 6 10 सेना तो ऐसे लेकर निपट जाएगी।
तो ये भी पराजय के कारण थे राजपूतों के, पीछे मैंने पढ़ाया था। लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, मैं कहानियां बहुत नहीं सुनाऊंगा। बहुत सारी कहानियां मुझे पता है, बहुत सारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इन सारी चीजों को समझा सकता हूँ, लेकिन समय नहीं है। अतएव बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। राजपूत बड़ी वीरता से लड़े। अब देखो, जैसे देखो आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा। साहित्यकार जो है किसी भी बात को बड़ी ही अच्छे तरीके से लिखते हैं, बड़ी ही रोचकता के साथ लिखते हैं। तो यहां रोचकता आपको दिखाई गई है। राजपूत बड़ी वीरता के साथ लड़े, लेकिन 28 में चंदेरी बाबर के हाथों में चला गया। तो चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय, है ना, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 28 में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। चंदेरी की राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। उस समय जो है जौहर वगैरह जो है बहुत ही पॉपुलर था। जौहर इसलिए होता था ताकि जो है दुश्मन हमारी स्त्रियों को जो है हमारी स्त्रियों के साथ कुछ भला बुरा ना कर सकें। तो ये भी आप देख सकते हो। मेदिनी राय की दो पुत्रियों का विवाह क्रमशः हुमायूं एवं कामरान के साथ कर दिया गया। ये जौहर नहीं कर पाई हुई होंगी, तो इनका विवाह जो है इन दोनों से कर दिया जाता है। अहमद शाह को चंदेरी का प्रशासक बनाया गया, जिसने बाबर को 50 लाख रुपए, है ना, ये जान बचाने लगा। जो अहमद साहबा है, ये कहा कि भैया 50 लाख रुपया ले लो, हमको बख्श दो, हमको छोड़ दो, जिए दो, हमारे पास जो है लड़का बच्चा है ना। रोया गया होगा। भाई कभी कभी जो है बुद्धिमानी करना चाहिए, और क्या करना चाहिए कि पैसा वैसा दे दो और उसके बाद भगा दो, और उसके बाद चुपके चुपके जो है अपनी सेना तैयार करो और एक दिन जाओ मारपीट के चले आओ। ये होती है बुद्धिमानी। ये भगवान श्री कृष्ण से आप सभी को सीखना चाहिए कि तुम छल करोगे तो छल करना मैं भी जानता हूं, तुम बल का प्रयोग करोगे तो बल का प्रयोग करना मैं भी जानता हूं। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है एक तरफ बाबर रहेगा और घाघरा का युद्ध आपका 29 में होगा। और ये जो है किसके साथ होगा? तो अफगानों के साथ होगा। एक तरफ बाबर रहेगा, दूसरी तरफ अफगान रहेगा, और 29 में घाघरा का युद्ध होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखो, घाघरा के निकट बाबर और अफगानों के बीच घमासान युद्ध हो गया। अफगानों की बुरी तरह पराजय हुई। इस प्रकार बाबर एक बड़े राज्य का स्वामी हो गया। यहां से कई बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। उसका राज्य सिंधु से बिहार तक, हिमालय से ग्वालियर, चंदेरी तक विस्तृत हो गया। बाबर ने अधिकतम समय युद्धों में बिताया, इसलिए वो ज्यादा कुछ जैसे स्थापत्य वाला हो गया, चित्रकला वाला हो गया, तो बहुत कुछ बनवा नहीं पाया। जब से आया बेचारा युद्ध करता रहा, तो कुछ बनवाने का समय नहीं मिला। लेकिन हाँ, उसने किताब लिख दी तुजुक ए बाबरी, जिसका आगे चलकर फारसी में अनुवाद होता है। तो अनुवादित जो किताब होती है वह होती है बाबर नामा। कभी कभी कह देते हैं बाबर नामा को जो है बाबर ने लिखा, लेकिन भैया वो फारसी में अनुवादित किताब है। जो बाबर ने लिखा तुर्की भाषा में वह थी तुजुक ए बाबरी। ये बातें जो है प्रायः कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, और अमूमन लोग यही बताते हैं बाबरनामा बाबर ने लिखा। अरे भैया वो अनुवादित की गई है फारसी भाषा में। बाबर ने जो लिखा वो तुर्की भाषा में तुजुक-ए बाबरी लिखा। 2 बार मैंने रिपीट कर दिया, समझ में आ गई होगी बात। बाबर ने, ये सारी बातें हो गई। बाबर ने अधिकतम समय युद्धों में बिताया, इसलिए उसे जो है ज्यादा काम धंधा करने का समय नहीं मिल पाया, कुछ बनवाने वनवाने का समय नहीं मिल पाया। इसलिए वह प्रशासनिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान ना दे सका। और 1530 में वो आगरा में कहा गया, ईश्वर के पास चला गया कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। कहानी ये बनी कि हुमायूं जो है वो बीमार हो गया। तो बाबर ने कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, तुम मेरी उम्र को ले लो लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो 2-4 हफ्ता बीता या 1 हफ्ता बीता, ये धीरे धीरे बाबर बीमार होने लगा, हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगा। और जब हुमायूं एकदम से ठीक हो गया, बाबर चला गया। तो ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ने इसकी बात सुन ली और इसे बुला लिया, इसके बेटे को ठीक कर दिया। तो ये भी कहानी बनती है, आराम से लिख सकते हो आप। आधे पेज की तो कहानी ये हो जाएगी, लिखो आराम से, मौज मस्ती के साथ लिखो। तो अब देखो, यहां एक बात आपको ध्यान से जानना है दूसरे पेपर के लिए। अगर दूसरे पेपर में
पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? बाबर के पास उतना टाइम नहीं था, हुमायूं के पास हमेशा हुमायूं मारा मारा फिर रहा है ना, गाना गा रहा है, फिर हूं मैं मारा मारा, हो मैंने क्या जुल्म किया। तो उसके इन दोनों के पास समय नहीं था। तो जो भी क्वेश्चन लगभग लगभग पूछे जाएंगे मैं क्लियर कर चुका हूं, अकबर, शाहजहां, है ना, इन दोनों से लपेटा जाएगा। आगे मैं बताता चलूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और बाकी सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अब देखो क्वेश्चन, प्रश्न प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अकबर की धार्मिक नीति का परीक्षण कीजिए या अकबर की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल था, विवेचना कीजिए, प्रकाश डालिए, समझाइए, बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखो, शेर शाह का मूल्यांकन कीजिए या शेर शाह के सुधार कार्यों को बताइए, शेर शाह के सुधारात्मक कार्यों पर प्रकाश डालिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, जहांगीर के शासनकाल में मुगल प्रशासन पर नूर जहां के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यह भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप कहीं ना कहीं से पढ़ जरूर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अकबर की राजपूत नीति पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे जितना क्वेश्चन मैंने यहां दिया है वो इंपॉर्टेंट है ही, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अक्सर जो है पूछे जाते हैं। अकबर से अगर दीर्घ और लघु क्वेश्चन बनाया गया तो ऐसे क्वेश्चन फेंक दिए जाते हैं। बच्चों ले जाओ। और आगे देखो, एक साम्राज्य संस्थापक के रूप में बाबर का मूल्यांकन कीजिए। तो बाबर का मूल्यांकन भी जो है आपको करके आना है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। औरंगजेब की धार्मिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब ये भैया जितने भी धार्मिक काम होता है, कर्मकांड होता है, चित्रकला होता है, बहुत सारा जो है ये प्रतिबंधित कर देता है। तो ये चुट्टा टाइप का आदमी था, खूंखार आदमी था। और ये जो मूवी आई थी आपने इसको देखा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, मुगल काल के सांस्कृतिक व स्थापत्य योगदान की समीक्षा कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ो, है ना, क्लियर हो रही होंगी बातें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे क्या हो सकते हैं भैया, पूछे जा सकते हैं। आगे देखो, आगे मुगल कालीन स्थापत्य कला का विवरण दीजिए। यह भी क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखो, मुगल शासकों के राजत्व का सिद्धांत विस्तार से बताइए। मुगल शासकों के अंतर्गत जो राजत्व का सिद्धांत है उस वह आपसे पूछा जा सकता है। और देखो ये क्वेश्चन आपसे अकबर के राजत्व का सिद्धांत बताइए, शाहजहां के टाइम पर या जहांगीर के टाइम पर राजत्व का सिद्धांत कैसा था उसको बताइए। तो ये घुमा फिराकर राजत्व के सिद्धांत से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। और ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन दोनों के लिए है, मतलब पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों के लिए है। इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, पहला दूसरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा। आपको और ज्यादा लगभग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने क्वेश्चन का उत्तर आप तैयार कर लीजिए, यही सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। मुगल साम्राज्य की शक्ति का आधार उसकी राजत्व व्यवस्था और मनसबदारी प्रणाली थी। ये जो मनसबदारी व्यवस्था है ये आपके पहले पेपर में भी है, दूसरे पेपर में भी है, स्पष्ट रूप से सिलेबस में मेंशन किया गया है, पहले दूसरे दोनों पेपर में। तो मैंने कहा ना कि इसी पहले पेपर के रास्ते क्या होगा, 50 से 70% भाग दूसरे पेपर का कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सूफी मत के आगमन और विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सूफी आंदोलन का भारतीय समाज और धर्म पर स्पष्ट प्रभाव स्पष्ट कीजिए।
तो यहाँ आपसे जो सूफी धर्म है उसका आगमन किस प्रकार से हुआ, उसका विकास जो है कैसे हुआ, उसकी रूपरेखा तो बताइए ही, साथ ही सूफी आंदोलन का भारतीय समाज और धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह का प्रभाव पड़ा, इस पर जो है आपको स्पष्ट विवेचना करना है, स्पष्ट जो है प्रकाश डालना है। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है दूसरे पेपर के अंतर्गत। और दूसरे पेपर में आपको देखने को मिलेगा भक्ति आंदोलन एक सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति थी जिसने भारतीय भाषाओं और साहित्य के विकास के साथ साथ मध्यकालीन भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति को भी सुधारा। चर्चा कीजिए। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया ये सारे के सारे क्वेश्चन भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पहले और दूसरे पेपर में जस का तस या थोड़ा घुमा फिरा के देखने को मिल जाएंगे। इतनी बातें क्या आप सभी को समझ में आ गई? जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए, क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई? आगे हमें हुमायूं के बारे में पढ़ना है। तो देखो भैया हुमायूं के बारे में, इसका जो शासनकाल है ये 2 स्टेप में होता है। पहला 30 से 40 तक रहता है, फिर 40 में भगाया जाता है, फिर 55 में एंट्री लेता है और 56 तक रहता है। आगे देखो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। आप देखो हुमायूं का मतलब तो भाग्यशाली होता है, लेकिन ये बेचारा जीवन भर जो है लड़खड़ाता रहा, गिरता रहा, पड़ता रहा, बीमार होता रहा और अंततोगत्वा ये सत्ता का सुख भी नहीं भोग पाया था और इस दुनिया से क्या हो गया, रुखसत हो गया, सीढ़ियों से गिरकर चला गया, मर गया, चला गया चांद कहां, आसमां को छोड़ के। आगे देखो, लेकिन इसके जैसा दुर्भाग्यशाली शासक दिल्ली के सिंहासन पर शायद नहीं बैठा। ये देखो किताब वाले जो इतिहासकार हैं वो भी इसका मजा ले रहे हैं, है ना। शायराना सी है जिंदगी की कथा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। तो इतिहासकार भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखो हुमायूं का जन्म जो है काबुल के किले में 6 मार्च 1508 ईस्वी को माहम सुल्ताना बेगम के गर्भ से हुआ था। यह अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। बाबर उससे बेहद प्रेम करता था। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने लिखा कि बाबर ने अपने राज्य का निर्माण हुमायूं के लिए ही किया था। हुमायूं को अरबी, फारसी एवं तुर्की भाषा की शिक्षा के अतिरिक्त सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी, यानी कि इसको जो है बहुत सारा व्यवस्था दिया गया था पढ़ने लिखने वगैरह वगैरह के लिए। तो ये जो गुलबदन बेगम है, ये जो गुलबदन बेगम है ये हुमायूं की बहन होती हैं जिसने हुमायूं नामा लिखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हुमायूं नामा का लेखक है, तो आपको कहना है गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम जो है किसकी बहन है, हुमायूं की। और गुलबदन बेगम ने क्या लिखा, हुमायूंनामा। तो बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। और ये बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ो। आगे इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, बड़ा नहीं होगा, आप सभी को स्पष्ट हो रहा होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल स्पष्ट है। आगे देखो, शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। वह तीरंदाजी एवं घुड़सवारी में माहिर था। अरे बाबू, ये तो लड़खड़ा भले रहा है लेकिन ये आदमी जो है माहिर भी है। हुमायूं के कार्यों से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे आगरा विजय के पश्चात पर्याप्त धन एवं संभवतः कोहिनूर भेंट किया। कोहिनूर दे रहा है ना, कोहिनूर ओहिनूर दे दिया। और भोजपुरी में जो है कोहिनूर पर गाना बना दिया, कोहिनूर पर बहुत सारा गाना बना दिया।
आगे देखो, बाबर ने हुमायूं को हिसार, फिरोजा तथा संभल का जागीरदार बना दिया। बाबर का वजीर निजामुद्दीन अली खलीफा हुमायूं के जगह मेहंदी ख्वाजा को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा और हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को सिंहासन पर बैठ गया। आगरा की जामा मस्जिद में उसके नाम का खुतबा पढ़वाया गया। जामा मस्जिद में आप देख रहे हो पीछे भी खुतबा पढ़वाया गया था। आगरा, दिल्ली, कंधार, जौनपुर और लाहौर में उसके नाम के सिक्के जारी किए गए। अरे भैया, इकरे नाम का सिक्का भी जारी हो रहा है, अरे दादा रे। तो ये दो चार बातें थी जो आपको जानना है, बाकी जो जरूरी नहीं होगा मैं केवल ऐसे पढ़ता चला जाऊंगा, है ना, आप सभी समझ जाना। आगे देखो, हुमायूं के गद्दी पर बैठने के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं हुई। पिता से प्राप्त साम्राज्य कंटकाकीर्ण था, यानी कि इसके जो भाई हैं जैसे कामरान हो गया, अस्करी हो गया, हिंदाल हो गया, तो ये आपस में चाह रहे थे भाई ये ना बने, गद्दी हमको मिल जाए, सत्ता हमको मिल जाए, तो आपसी मतभेद भी था। तो एक प्रकार का जितने भी राजा होंगे सबके लिए ये जो गद्दी है ये कांटों से भरी हुई है, तलवारों से घिरी हुई है। तो वही सारी बातें हैं। पिता से प्राप्त साम्राज्य कंटकाकीर्ण था। हुमायूं ने पिता के कथनानुसार कामरान को काबुल तथा कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर तथा मेवात की जागीरें दे दी। इसके पापा कह के गए थे कि बाबू जब मैं चला जाऊंगा तो तुम अपने भाइयों को बराबर सब कुछ दे देना, आपस में बांट लेना जितना भी साम्राज्य है। तो इसने किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं की और दिल्ली जो है अपने अंडर में रखा। दिल्ली, हाँ, जो मेन साम्राज्य था इसको अपने अंडर में रखा और बाकी अपने भाइयों को दे दिया। लेकिन मेन जो सिंहासन है वो सब चाहेंगे भैया, लेकिन वो इन लोगों को नहीं मिला, तो ये लोग जो है इसको मारेंगे पीटेंगे। फिर भी कुछ समस्याएं जैसे असंगठित साम्राज्य, सुनिश्चित शासन व्यवस्था का अभाव, अफगानों की समस्याएं, खाली राजकोष, असंगठित सेना आदि के अतिरिक्त हुमायूं का स्वयं का चरित्र भी इस कठिनाई में इजाफा कर रहा था। हुमायूं अपने विरोधियों पर भी विश्वास कर लेता था, जिसके कारण वह भयानक आपत्तियों से घिर जाता था। अब देखो भैया, इसके भाई लोग जो है इसका साथ नहीं दे रहे थे, तो ये जिसको भी पाता था उस पर जो है क्या कर लेता था, विश्वास कर लेता था और वो लोग विश्वास तोड़ देते थे, है ना। फिर इसको गाना गाना पड़ता था कि दिल तोड़ के चले गए। आगे देखो, आज की चर्चा में मुझे लग रहा है कि पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं पूरा करने का कोशिश जरूर करूंगा। आगे देखो, हुमायूं ने 1531 में बुंदेलखंड के कालिंजर दुर्ग का घेरा डाल दिया। कालिंजर का राजा प्रताप रुद्र देव जो है अफगानों से सहानुभूति रखता था। इधर जौनपुर पर महमूद लोदी ने अधिकार कर लिया था। फलस्वरूप हुमायूं को कालिंजर का घेरा उठाना पड़ा और प्रताप रुद्र देव से समझौता करना पड़ा। प्रताप रुद्र देव ने हुमायूं को 12 मन सोना दिया और शाही सेवा स्वीकार कर लिया। तो ये सारी बातें आप देख सकते हो। 1532 में समस्त पूर्वी प्रदेश को अपने हाथ में ले लेने के उद्देश्य से चुनार के दुर्ग 1532 ईस्वी का घेरा डाला। शेर खां ने समझौता करके अपने तीसरे पुत्र कुतुब खां को बादशाह की सेवा में भेजने का वचन दिया। हुमायूं ने भी इस पर विश्वास कर शेर खां की देखरेख में ही चुनार का दुर्ग छोड़ दिया, जो कि आगे चलकर उसके लिए घातक सिद्ध हुआ, है ना। अब देखो, हुमायूं जो है खूब सारा खतरा पालते जा रहा है। आगे ये सारा कुछ जो है इसके लिए खतरा होगा। क्या होगा? खतरा होगा। जो उसके लिए क्या हुआ भैया? घातक सिद्ध हुआ। आगे देखो, सिद्ध हुआ। हुमायूं ने मोहम्मद जमान मिर्जा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा का दमन किया। साथ ही बहादुर शाह जो गुजरात और मालवा का शासक था और जो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, के साथ भी संघर्ष किया। हुमायूं को तभी चैन मिलता जब बहादुर शाह फरवरी में मर गया, यानी कि चैन मिला जब बहादुर शाह लुढ़क गया। हुमायूं का सबसे बड़ा संघर्ष शेर खां के साथ हुआ। शेर खां ने बिहार पर अधिकार किया और बंगाल को जीतकर 1536 में गौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। हुमायूं का शेर खां के साथ चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चौसा का युद्ध जो है किनके किनके मध्य हुआ और कहाँ हुआ? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हुमायूं की बुरी पराजय हुई, उसे अपनी जान बचाने के लिए गंगा में कूदना पड़ा। उसको निजाम खां नामक एक भिस्ती ने बचाया। हुमायूं ने जो है बचने के बाद भाग गया। तो ये वाली जो इतनी लाइन है,
ये वाली, ये आपके लिए जरूरी हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये 3-4 लाइन है ना, इसमें जितना मैंने बताया, जो भी बताया वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है। और आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है चौसा का युद्ध जो है कब हुआ, तो चौसा का युद्ध किन के मध्य हुआ, ये सारी बातें आपके लिए जरूरी हो जाती है। आगे देखो, आगरा जाकर 90,000 सैनिक इकट्ठे किए और कन्नौज के पास गंगा के किनारे मई 1540 में शेर खां के साथ युद्ध किया। इस कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजय मिली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कन्नौज का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ, और कन्नौज का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ और कब हुआ, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें शेर खां विजयी होता है और हुमायूं जो है पिट जाता है, पराजित हो जाता है और उसे भागना पड़ता है। हुमायूं पलायन कर गया और अंततः फारस चला गया। इधर शेर शाह ने फिर एक बार भारत में अफगानों की सत्ता स्थापित कर दी, लेकिन हुमायूं ने 55 में पुनः सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हराकर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब देखो, हुमायूं जो है 1555 में फिर से एंट्री मारता है और क्या करता है, सिंहासन को अपने कब्जे में ले लेता है। तो ये जब एंट्री मार रहा है 55 में, तो इसका युद्ध किनके साथ हो रहा है, ये वाली लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मैं जो है खींच दिया करूंगा, ऐसे आप समझ जाना। इसी बीच दुर्भाग्यवश एक दिन संध्या समय दिल्ली में नमाज पढ़ने के लिए दीन पनाह महल स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे आते समय वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। फलता 27 जनवरी यानी कि 1556 को उसकी मृत्यु हो गई। लेन पोल ने ठीक ही लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही उसके जीवन का क्या हो गया भैया, अंत हो गया, मर गया, चला गया चांद कहां, आसमां को छोड़ के हुमायूं भी चला गया। तो हमने अब तक बाबर को मार दिया, हुमायूं को मार दिया, अभी हम शेरशाह को मारेंगे, अकबर को मारेंगे, सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक एक को जो है कूट कूट के मारेंगे।